बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 1 का 9वां-10वां हमारा एनकाउंटर है और ये 8वां लेक्चर है। देखिए, मैं पीछे का बैकग्राउंड ज़रा दोबारा क्लियर कर दूं। हर लेक्चर में पीछे वाला सारा समअप कर देता होता हूँ ताकि आगे आपका रिदम बन जाए। हमने शुरू किया था सेल, एंड इनसाइड द सेल देयर इज़ अ वेरी इंट्रिकेट, वेरी कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम। हमने उसका नाम रखा था एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। हमने इसका नाम रखा था एंडोसिटिक एक्सोसिटिक पैथवे। ये एक ही चीज़ थी जिसके अंदर चीज़ें की ट्रैफिक चल रही है, और वो चीज़ें जो भी सारी बैठ के इधर उधर जानी है, चाहे वो सेल्स के अंदर ही फिरनी है या सेल से बाहर जानी है, दे आर सपोज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेसिफिक कैरियर्स। उन कैरियर्स का हमने नाम रखा था ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो उस ट्रैफिकिंग को पढ़ने के लिए हमने उसके ऑर्गेनेलिज अलग-अलग पढ़ने शुरू कर दिए जो कि आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। हमने देखा न्यूक्लियस के साथ, ये मैं आपको अगली एक डायग्राम में बताता हूँ सारा, कि न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिस पर राइबोसोम्स अटैच थे, उससे प्रोटीन्स और चीज़ें और केमिकल्स बने और दे मूव टूवर्ड्स गोल्जाई कम्प्लेक्स। तो हमने पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, फिर हमने गोल्जाई कम्प्लेक्स पढ़ा, फिर गोल्जाई कम्प्लेक्स के हमने अंदर कंपार्टमेंट्स पढ़े, वो क्या क्या फंक्शन कर रहा था। मेन उसका ग्लाइकोसाइलेशन था, जो वो लेक्चर हमारा यूट्यूब पे भी अपलोड हो गया था। उसके बाद गोल्जाई कम्प्लेक्स से चीज़ें निकल रही हैं। अब उन्होंने 2-3 रास्ते लेने हैं। आइदर दे विल गो आउट ऑफ द सेल, अगर बाहर जाना है तो भी 2 रास्ते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और रेगुलेटेड। अगर कुछ देर अंदर रह के चीज़ बाहर निकलेगी तो रेगुलेटेड, बनते साथ ही बाहर निकल जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूटेड। ये एक रास्ता हो गया। एक पैथवे था कि अगर उसने अंदर ही रहना है तो उसके ऊपर लाइसोसोम्स चढ़ जाने हैं, तो अंदर ही अंदर डिग्रेडेशन होनी है उस मटेरियल की जो लाइसोसोम ने करनी है। तो यूँ समझ लें कि अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग हम पढ़ रहे थे, उसका पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, फिर गोल्जाई कम्प्लेक्स पढ़ा, फिर हमने ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की डिटेल पढ़ी कि उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके ऊपर कोटिंग्स कौन सी होती हैं। याद होगा आपको क्लैथरिंग कोटिंग्स थी, और बहुत सी कोटिंग्स हैं जिनको हमने कॉप 1, कॉप 2 और क्लैथरिन कोटिंग बोला। फिर हमने उसको जाके लैंड करवाया प्रॉपर डेस्टिनेशन पे, डॉकिंग से, टेथरिंग से, इन सारी प्रोटीन्स के थ्रू, स्नेल्स प्रोटीन्स के थ्रू। तो अब वो अंदर फिर रहा है, तो वो हमने पाथवे देखना है जिसमें लाइसोसोम्स काम करते हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम्स, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं अपनी एफएससी में, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। देखिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक बात और समझ लीजिए। डाइजेशन 2 तरह की होती है, वन इज द इंटरनल डाइजेशन एंड द अदर इज द एक्सटर्नल डाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक है ये। एक्सटर्नल डाइजेशन वही है जो आप मुंह से रोटी खाते हैं, ये कुछ चीज़ खाते हैं और वो ये राइट के ऊपर पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना हुआ है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, कई बच्चों को हमारे विद ड्यू अपॉलॉजी एंड वेरी अनहैप्पी टू नो कि डाइजेस्ट सिस्टम के ऑर्गन्स नहीं आते थे। ओरल कैविटी, जिसे माउथ भी कहते हैं, नीचे थ्रोट, जिसे फेरिंक्स भी कहते हैं, एसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम से बाहर निकल गया। ये पूरी एक ट्यूब है और इसके साथ कुछ ग्लैंड्स अटैच्ड है। मसलन यहाँ पर ओरल कैविटी में सेलिवरी ग्लैंड्स हैं आपके, यहाँ पर पैंक्रियाज अटैच्ड है, यहाँ पर ये लिवर अटैच्ड है। इस तरह यहाँ नीचे आएंगे तो अलग अलग ग्लैंड्स अटैच्ड हैं। ये डाइजेस्ट सिस्टम के एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। तो ये जो डाइजेशन हो रही है, दिस डाइजेशन इज एक्सटर्नल डाइजेशन, जो आप पढ़ते हैं। जो सेल के अंदर डाइजेशन होती है उसका नाम है सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और चूंकि वो लाइसोसोम कराता है इसलिए उसे कहते हैं लाइसोसोमल डाइजेशन। सो यू नीड टू नो द बैकग्राउंड ऑफ डाइजेशन फर्स्ट। अब हमने पढ़नी है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि लाइसोसोम। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के तहत एक बात और समझ लीजिए कि जो लाइसोसोम है आपका, उसके पहले हम नामों को देख लेते हैं। ये है क्या? ये आपका इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये राइट पे डायग्राम कई दिनों से देखते चले आ रहे हैं, आप कोर्स की बुक में से है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वेसिकल्स निकल निकल के जा रहे थे दोनों तरफ और जाकर गोल्जाई कम्प्लेक्स से अटैच हुए, उसके सिस्टर्नी में से गुजरते गए। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, ये गुजर कर फिर ये आगे 2 पैथवे बन गए, कॉन्स्टिट्यूटिव और रेगुलेटेड। और अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है, ये देखें, ये बाहर से आ रही है, ये मैं हाईलाइट करने लगा, ये बाहर से आई, उस पर लाइसोसोम चढ़ गया। ये इधर से जा रही थी, उसके ऊपर भी लाइसोसोम चढ़ गया। तो लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसको प्यार से सुइसाइडल बैग भी कहते हैं,
खुदकुशी की थैली है ये। इसमें इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, जितने भी इसमें एंजाइम्स हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिसिस मींस breakdown of larger molecules in the presence of water. Lysis means breakdown, hydro means water. स्टूडेंट्स क्या समझते हैं ये पानी का ब्रेकडाउन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में? ऐसा नहीं है। पानी की मौजूदगी में बड़े बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स आपके यानी कि विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको तोड़ने के लिए इस बैग के अंदर, इसकी अपनी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक। अगर ये अल्लाह ना करे फट जाए तो आपका पूरा सेल खाया पिया जाएगा, लाइस हो जाएगा, LYSC, टूट फूट जाएगा। इसलिए तो इसे कहते हैं सुइसाइडल बैग। लेकिन इससे बचने के लिए भी तो अल्लाह ने बड़ी प्रॉपर्टीज दी हैं कि इसके गिर्द मेम्ब्रेन दे दी है। तो ये आपका लाइसोसोम जो है ये डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली है और हाईली फेगोसिटिक होता है। फेगोसिटिक अब आप पढ़ चुके हैं। देखिए, मैं पूरे कोर्स के एंड में भी हमने एक प्रीव्यू कराना है जो मेरे ख्याल डॉक्टर मुसद्दिक आपको करवाएंगे। देखिए, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस इनको इकट्ठा कर दूं ना तो ये एंडोसाइटोसिस है। सेल का खाना और सेल का पीना मिलाकर एंडोसाइटोसिस है। ये जो राइट पे हो रहा है ये एंडोसाइटोसिस। बड़ी चीज अंदर ली है तो फेगोसाइटोसिस, छोटी चीज अंदर ली है तो पिनोसाइटोसिस। तो जब वो अंदर आती है और फिर अब अच्छा, अब इस स्लाइड पे ये जो दो टेबल्स मैंने लिए, ये टेबल 8.1 आपकी रेफरेंस बुक से लिया है। देखिए, लाइसोसोम के अंदर तकरीबन 50 तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, सारे हाइड्रोलिटिक हैं। अच्छा, एक और बात नोट करें, मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ने प्रॉपर्टी दी है कि है ये सुइसाइडल बैग, लेकिन इसको अपनी जगह फिक्स रखा हुआ है बॉडी को सेफ रखने के लिए। तो दो फीचर्स दिए हैं, एक तो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन दे दी कि एंजाइम्स बाहर ना भागें कहीं, और दूसरा इसके एंजाइम्स को, अब ये एंजाइम्स आपने FSC में भी पढ़े होंगे, वहाँ आपने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज। दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, दे आर pH स्पेसिफिक, तो ये भी pH स्पेसिफिक है। ये एसिड मीडियम में काम करते हैं, बस बेसिक में काम ही नहीं करते। अब लाइसोसोम का मजे की बात ये है कि लाइसोसोम के अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, इसीलिए वो उसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर वो फट जाता है, बाहर आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में ज्यादातर चूंकि मीडियम बेसिक होता है तो काम कर नहीं सकते। ये प्रोटेक्शन दी है अल्लाह ने। लेकिन अगर किसी वजह से, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किसी वजह से साइटोप्लाज्म का मीडियम एसिडिक हो गया तो ये सेल को खाना पीना शुरू कर देगा, अपने ही आपको तोड़ने लग पड़ेगा। इसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। ये टर्म भी आपने पढ़ी है, लेकिन वैसे अभी मैं आगे समझाऊंगा। सेल गल सड़ रहा है, बीमारी हो जाएगी, ये लाइसोसोमल डिजीज है। तो pH स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, इसलिए इन्हें प्यार से हम एसिड हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट तीसरी मैंने आपकी बुक से उठाई, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग, उसने फंक्शन को एक जुमले में समाप्त कर दिया। दे आर सो पावरफुल एंजाइम्स दैट दे कैन हाइड्रोलाइज ऑलमोस्ट एनी बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जो मर्जी हो, जितना बड़ा मर्जी हो, ये इसको हाइड्रोलाइज कर लेगा। और नीचे पे देखिए मैंने डिफरेंट टेबल्स बना दिया आपके लिए डिफरेंट एंजाइम्स दिखाने के लिए। ये देखिए, फॉस्फेटेजेस एंजाइम है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। एसिड फॉस्फेटेज, फॉस्फेट को तोड़ने वाला, एसिड फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, एसिड राइबोन्यूक्लिएज, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, ये न्यूक्लिएजेस है, न्यूक्लियस को तोड़ने वाला। तकरीबन 99.9% ऑफ द एंजाइम्स इन द बॉडी के नाम जो है वो एज। अब देखिए, एक इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन पढ़ लें यहीं पे। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, नॉर्मल काम, एक काम होता है पैथोलॉजी में, बीमारी में काम करे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ऑर्गेनेली टर्नओवर, देखें सेल्स के अंदर चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया एक, ये यहां पे देखें, ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, काम कर करके थक गया, इसकी झिल्लियां खराब हो गई हैं, इसको किसी तरह से खत्म करना है, डिग्रेड करना है, और इसके अंदर से इंपॉर्टेंट मटेरियल को निकाल के दोबारा रीयूटिलाइज करना है सेल ने। दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। इसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो सेल्फ, फेजी खाना पीना। ये देखें जी, ये एक है, ये आपकी बुक से ही लिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया खराब हुआ उसके ऊपर एक चढ़ गया फेगोसोम। ये यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में मैंने स्टेजेस बता दिए। ये फेगोसोम एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे फेगोसोम चढ़ा, इसके ऊपर ऑटोफेगोसोम बन गया, डबल मेम्ब्रेन लेयर, और उसके ऊपर आ गया लाइसोसोम। ये देखें, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकल रहा था एक वेसिकल जिसमें मौजूद थे वो लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर मौजूद थे एंजाइम्स, वो आया, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन इसकी मेम्ब्रेन से मिल गई, जैसे वो होता था तमाम मेम्ब्रेनें मिलती थी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। उसने अपने स्पिल कर दिए, फेंक दिए सारे एंजाइम्स इसके अंदर, अब वो खाते जाएंगे। तो पहले बना फेगोसोम, फेगोसोम से ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम से ऑटोलाइसोसोम, ये बन गया।
अब अंदर माइटोकॉन्ड्रिया खाया पिया जा रहा है और उसके अंदर एंजाइम्स भरे पड़े हैं, वो एंजाइम इसको खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, देख ले इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो ऑटोलाइसोसोम चेंज हो जाता है रेजिडुअल बॉडी में, ये भी 11th में पढ़ी थी आपने, यहां पे पढ़ा रहेगा। अब इस रेजिडुअल बॉडी के दो फेट्स हैं, मैंने एग्जाम में देना है, व्हाट आर द फेट्स ऑफ रेजिडुअल बॉडी, दो हैं। एक तो वो अंदर ही पड़ा रहे, तो जब वो अंदर ही पड़ा रहेगा बस काला सा होके अजीब सा रंग बना के, इसे कहते हैं लाइपोफुस्किन पिगमेंट ग्रेन्यूल, लाइपोफुस्किन पिगमेंट ग्रेन्यूल। देखिए जब यहां पर आए ऑटोलाइसोसोम में जो चीजें उसने माइटोकॉन्ड्रिया की सारी तोड़ी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर एंजाइम्स भी थे, याद कर ले माइटोकॉन्ड्रिया, आगे पढ़ेंगे हम, तो उसकी चीजें जो काम की थी वो उसने सेल के अंदर दोबारा इस्तेमाल करवा देनी है, बाहर निकाल के उनसे वो नई चीजें दोबारा बन। अच्छा, फिजियोलॉजिकल रोल्स, पहले फिजियोलॉजिकल रोल्स की एक मजेदार एग्जांपल सुन ले। देखिए जब हम सॉरी माँ ने दूध पिलाना होता है बर्थ के बाद, बल्कि पहले बर्थ पे देख ले, जब बर्थ होनी होती है तो माँ प्रेग्नेंट होती है, वो चाहे जानवर है, चाहे इंसान है, चाहे कोई भी हमारा मैमल है, तो उसका यूट्रस बड़ा होता है, पेट निकलता जाता है ना, यूट्रस बड़ा हो जाता है। लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो कुछ महीनों बाद वो यूट्रस वापस रिग्रेस हो जाता है। ये कौन करवा रहा है? अलामिया ही करा रहा है, उसके बाद ऑर्गेनेली कौन सा करा रहा है? लाइसोसोम। जब नए बच्चे पैदा होते हैं ना, कभी देखें बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को, ये तजर्बे करें, ये देखें, अपने इर्द गिर्द अपनी विजन को स्ट्रांग रखें, अपने रिफ्लेक्सेस को स्ट्रांग रखें, क्योंकि ये फिजियोलॉजी है, वी आर स्टडीइंग बॉडी। अच्छा आप नोट करें, उनकी उंगलियों के बीच में वेबिंग होती है, ये दरमियान में, बड़े होते जाते हैं वो वेबिंग खत्म हो जाती है, रिग्रेस हो गई, कौन कर रहा है? लाइसोसोम। मेमोरी ग्लैंड्स, प्लूरल होता है मैमी, मेमोरी ग्लैंड्स, जब दूध पिलाना है माँ ने, अगर वो गाय है उसका अडर है जिसे हम चड्डा बोलते हैं, दूध दोते हैं जिससे, ह्यूमन फीमेल है, ब्रेस्ट्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, दूध पिलाना है तो साइज बड़ा होगा, लेकिन मिल्किंग की स्टेज से माँ निकल जाएगी तो साइज वापस नॉर्मल, रिग्रेशन। कौन करा रहा है? लाइसोसोम, अंदर ही अंदर डाइजेशन करके साइज वापस ले आता है। तो अब मैं इसके आपको फिजियोलॉजिकल रोल समझाऊं कि पहला तो अभी मैंने बताया ऑटोफेजी, ये फिजियोलॉजिकल रोल है, ऑर्गेनेलीज को अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करके उनसे काम की चीजें लेके नई चीजें बनवा देना, जिसे आप कहते हैं रिसाइकलिंग। यहां पे मैं वर्ड लिख सकता था, रिसाइकलिंग करता है ये लाइसोसोम, पहला काम तो ये करता है। नंबर 2, अगर कोई न्यूट्रिएंट बाहर से आया है तो उसकी भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। नंबर 3, अगर कोई चीज बाहर से आई है जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फॉरेन बॉडी है, तो उसको फेगोसाइटाइज करेगी। मेन 3 इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं। यहां पे एक और बात सुन ले, मैंने लिखा है विद कॉन्टेक्स्ट टू RES। अब आई डोंट रिमेंबर कि मैंने मुझे आपकी क्लास को पढ़ा आई एम प्रीटी श्योर, वैसे मैंने आपकी क्लास को पढ़ाया रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, मैंने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं अब दोबारा बता रहा हूं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाकी बॉडी के सिस्टम्स की तरह कोई तरतीब से तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इसके पहरेदार आपकी पूरी बॉडी में मौजूद हैं। इनका काम असल में आपको इम्यूनिटी देना है। ये बड़ा हाईली फेगोसिटिक सिस्टम है, तो इसका मतलब है उसमें कौन से ऑर्गेनेली ज्यादा होंगे? लाइसोसोम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के पहरेदार कई ऑर्गन्स में मौजूद है, मैं अभी गिनवाता हूं, मैंने पहले बताए होंगे, और ये मैं अक्सर ऑब्जेक्टिव में देता हूं। लिवर, अब लिवर पे चले ना, तो 2 मेजर तरह के सेल होते हैं, हिपैटोसाइट्स, कुप्फर सेल्स। ये जो कुप्फर सेल्स है ये फेगोसिटिक है, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर कुप्फर सेल्स असल में उसके फेगोसिटिक सेल्स हैं। इसी तरह आप आ जाए स्किन, स्किन पे हिस्टियोसाइट्स, दे आर फेगोसिटिक। इसी तरह आ जाए आप लंग्स, पल्मोनरी एल्वियोलाई के मैक्रोफेजेस, उनका नाम ही यही है, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस बड़े खाने वाले, मैक्रोफेजेस ऑफ द लंग्स, मैक्रोफेजेस ऑफ द पल्मोनरी एल्वियोलाई, लंग में भी देखें इसका हिस्सा मौजूद है, इसका मतलब उस सेल के अंदर बहुत सारे होंगे। तो देखें लिवर में कुप्फर सेल्स हैं, स्किन में हिस्टियोसाइट्स हैं, लंग में पल्मोनरी मैक्रोफेजेस हैं, ब्रेन में बड़े इंपॉर्टेंट मैक्रोफेजेस हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोग्लायल सेल्स, ये भी आपने पढ़े हैं। ये मैं 4 एग्जांपल्स क्लासेस को अक्सर एक देता हूं, और भी बहुत सारे बॉडी में कई जगहों पे ये मैक्रोफेजेस, MACROPHAGES, बिग ईटर्स, फेगोसिटिक सेल्स, फेगोसिटिक ऑर्गन्स मौजूद हैं बॉडी में कई जगह पे। देखिए मैंने पहले दिन भी किसी लेक्चर में अर्ज किया होगा कि फिजियोलॉजी पढ़ाने की एक टेक्निक है। फिजियोलॉजी पढ़ाने की टेक्निक ये कि सबसे पहले हम थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं। अभी तो आप प्योर फिजियोलॉजी की तरफ आई ही नहीं है, अभी तो उनके बैकग्राउंड्स बनेंगे आपके पहले 2 सेमेस्टर्स में। अभी तो आप सेल पढ़ रहे हैं असल में, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो खुद ही आगे सिस्टम्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो सारी जो आप क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे सिस्टम्स के, वो फिजियोलॉजी होगी। अब हम फिजियोलॉजी पढ़ाने में सबसे पहले थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी पढ़ाते हैं, इसीलिए आपका कोर्स आया एनाटॉमी का,
जो मैं पढ़ा रहा हूँ 1 वाला, और सेकंड सेमेस्टर वाले भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप पढ़ाते हैं डिटेल्ड फिजियोलॉजी, उसकी फंक्शनिंग, फिर पढ़ाते हैं थोड़ी सी डिजीज। यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे। अब हम डिजीजेस देखें, लाइसोसोम की डिजीजेस कौन सी हैं। अगर किसी वजह से लाइसोसोम में कोई डिफेक्ट आ जाए तो व्हाट कैन बी द डिजीजेस। उन डिजीजेस को एक नाम दे दिया हमने, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज, बड़ी खतरनाक डिजीजेस हैं। लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि पता नहीं पाकिस्तान में डायग्नोसिस कम है इनका या इनकी प्रेवलेंस कम है। ये टर्म्स बहुत पढ़ेंगे आप प्लीज, एक एक बात सोच समझ के बोलता हूँ कि आगे के लिए बैकग्राउंड बनता जाए। या तो डायग्नोसिस सही नहीं हो रहा है इसका, या इसकी प्रेवलेंस ही कम है, यानी कि होती ही कम है पाकिस्तान में। दुनिया तो परेशान है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस के लिए। यूरोप में बेतहाशा है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। होता क्या है, हमने कहा 50 तरह के एंजाइम्स हैं लाइसोसोम में। कोई एक एंजाइम अल्लाह ना करे अगर उस लाइसोसोम में ना हुआ तो उस एंजाइम ने जिस चीज को डाइजेस्ट करना था वो तो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। आप देखिए डेफिनेशन इसकी, डेफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल एंजाइम, ये मैंने यहां पर कर दिया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। डेफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम, कोई खास, एंड सब्सीक्वेंट उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिग्रेडेड सबस्ट्रेट वो वाला इकट्ठा होता चला जाएगा। इस बीमारी को कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। मैं नीचे एक डिजीज हाईलाइट कर रहा हूं, इससे दुनिया में तबाही मचा दी थी कुछ अर्सा पहले, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसे कहते हैं टे-साक्स डिजीज। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेवलेंस इसकी है, टे-साक्स डिजीज, साइंटिस्ट के नाम पे है। और दूसरी इसके नीचे लिखी हुई है फेब्रीज डिजीज, मेडिकल कॉलेज में बड़ी डिटेल से पढ़ाई जाती है, 3-3 दिन ये डिजीजेस पढ़ाई जाती हैं। टे-साक्स डिजीज, फेब्रीज डिजीज, ये टेबल आपकी बुक से लिया, डिजीज का नाम आ गया, एंजाइम कौन सा है जो डेफिशिएंट है, ये लीजिए, इसमें ये डेफिशिएंट है, इसमें ये डेफिनेशन है, रट्टा मार लेना। टे-साक्स डिजीज में हेक्सोज़ैमिनिडेज ए एंजाइम मिसिंग है। फेब्रीज डिजीज में गैलेक्टोसिडेज ए एंजाइम मिसिंग। फिर देख लें साइटोस मेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोसिटिक एक्सोसिटिक पैथवे, आज मैं यहां खत्म कर रहा हूं। उस पैथवे में क्या क्या ऑर्गेनेल्स शामिल हुए। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाला, स्मूथ नहीं, रफ वाला। नंबर 2 गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नंबर 3 लाइसोसोम्स और उनके थ्रू बार। 3 लेक्चर्स हमने ये लिए। एक लेक्चर बीच में हमने लिया कि ये जो सारी ट्रैफिकिंग हो रही है इसके कैरियर का क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, उसकी कहानी पढ़ते रहे, उसका फंक्शन क्या है, वो अटैच कैसे होता है, उस पर कोटिंग्स कौन सी हैं। खत्म हो गया एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। और साथ ही बड़े इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेलीज भी बहुत सारे निकल गए इतने सारे इस सारे लेक्चर्स के दौरान। और एक बड़ा मेन ऑर्गेनेली रह गया, लेकिन उसको हम एनर्जी में पढ़ाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है या ह्यूमंस में मैमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी कैसे दे रहा है, एटीपी बना रहा है, उसके साइकिल्स जो आपने एफएससी में भी पढ़े थे वो हमें उस एनर्जी वाले चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। अभी तो हम सेल खत्म कर रहे थे, तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे साइटोस्केलेटन। तो ये भी आपने एफएससी में बड़ा अच्छा पढ़ा या हराम किया जैसे भी होगा, जिसमें फिलामेंट्स थे, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स दोनों होते थे, मुख्तलिफ प्रोटीनों से बने हुए, ये इस डायग्राम में शो हो रहा है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ढांचा, द स्केलेटन, वो तारें, वो चीज़ें जो प्रोटीन की तारें इसके अंदर बनी हुई हैं जो इसको शेप दे रही हैं, यानी कि साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच।